मैं अपनी कार से अपनी एक दोस्त निशा की शादी में शामिल होने उसके गांव जाने के लिए निकल चुकी थी, जो कि उसका गांव कुछ दूरी पर था और मुझे कच्चा रास्ता तय करके भी जाना था। रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त ज्वाइन करने वाला था, जिसका नाम युग था, जो मेरे साथ शादी में शामिल होने के लिए गांव जा रहा था। मैं और युग एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी अटेंड करने के बहाने वीकेंड पे आउटिंग भी हो जाएगी, यही सोचकर हम दोनों ने साथ साथ शादी में जाने का प्लान बनाया। मौसम दोपहर से ही खराब हो चला था। भारी तूफान के साथ साथ वर्षा भी हो रही थी। रह रहकर बादल गरज भी रहे थे और बिजलियां भी चमक रही थी। बारिश भी तेज गति से हो रही थी। शहरी आबादी वाला इलाका पार करते ही मेरी गाड़ी बाईपास पर दौड़ने लगी। कार में मैं अकेली बैठी ड्राइव करती हुई बोर होने लगी थी, तो मैं रेडियो ऑन करके गाने सुनने लगी, पर उसमें भी मुझे कुछ खास आनंद नहीं आ रहा था। ऊपर से खराब मौसम की वजह से रेडियो में सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे थे। परेशान होकर मैंने उस रेडियो को वापस से बंद कर दिया। कुछ देर चलने के बाद मैंने एक जगह पर कार रोकी और बाहर आकर मुंह ऊपर करके आसमान की ओर देखा तो शाम हो चुकी थी। काले घने बादल अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। मैंने जेब से मोबाइल निकालकर युग को कॉल करना चाहा। यहीं से उसे कॉल लगा देती हूँ, वो कॉलोनी के मेन गेट पर आ ही जाएगा, वहीं से उसे पिकअप कर लूँगी। एक तो महाशय को इतनी बाईपास पर रहने की जगह मिली है। यही सोचकर मैंने नंबर डायल किया, पर युग का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी युग का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। मैं गुस्से में झल्ला गई और खुद से ही बातें करने लगी। यार, ये युग का भी हमेशा ऐसा ही होता है, कभी भी वक्त पर फ़ोन ऑन नहीं रखता। खुद के साथ साथ सबको लेट कराता है। एक तो मैं ऑफिस से निकलने में लेट हो गई। 4:45 बज चुके हैं। इतनी दूर भी जाना है, रास्ता भी सुनसान है, ऊपर से ये बारिश। लेकिन ये लड़का कभी भी कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं है। 5 बजे का डिसाइड हुआ था। मिलने तो दो, उसे कह दूंगी कि मोबाइल रखना ही बंद कर दे। क्या फ़ायदा उसके फ़ोन रखने का जब यूज ही ना करे। कहते हुए मैंने गुस्से में फ़ोन रख दिया और मैं एक पेड़ के नीचे टिक कर खड़ी हो गई। कुछ सोचते हुए मैंने अपने मोबाइल में युग की फ़ोटो निकालकर गौर से देखने लगी। युग की फ़ोटो देखकर मेरा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। कुछ बात तो है तुम्हारे चेहरे में साहबजादे। इंसान कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर आपकी भोली सूरत देखकर अपनी सीरत ठीक कर ही लेता है। मैंने मुस्कुराते हुए युग की फ़ोटो देखते हुए खुद से ही कहा। तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास होता है कि ऊपर से मुझे कोई देख रहा है। मैंने अपनी गर्दन ऊपर करके पेड़ पर नज़र डाली, पर वहाँ कोई नहीं होता है। आसपास भी सड़क एकदम सुनसान ही थी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कोई तो था जो मुझे अभी देख रहा है। मैंने स्पष्ट महसूस किया था। मैं तुरंत वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गई और उसके बाद मैंने फिर से युग को कॉल किया। अभी भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज युग को हुआ क्या है, जो अभी तक अपना मोबाइल ऑन नहीं किया। आसमान में बादल होने की वजह से जल्दी अंधेरा भी हो चला। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। यही सोचते हुए मैं उस जगह पहुंच गई जहां युग मुझसे मिलने वाला था।
लगभग आधा घंटा हो गया इंतज़ार करते करते। मेरा मूड ऑफ हो गया। अब तो 6 भी बज चुके थे। अंधेरा होते देख मैंने अब वेट करना उचित नहीं समझा और उसके बाद मैं खुद ही अकेली निकल पड़ी निशा की शादी में जाने के लिए, क्योंकि निशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने उससे वादा भी किया था कि मैं उसकी शादी में ज़रूर आऊँगी। मैंने अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली। अंधेरे में सुनसान बाईपास को पार करते हुए अब मैं हाईवे पर आ चुकी थी। तभी मुझे सड़क के किनारे पर कोई खड़ा हुआ दिखा। मैंने पास जाकर कार थोड़ी धीमी करके देखी तो मैं चौंक गई। ये तो युग था, पर इतनी दूर हाईवे पर सुनसान सड़क पर ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने अपने मन में सोचा और मेरे मन में ढेरों सवाल पल भर में एकदम से आसमान में बादल की तरह उमड़ने लगे थे। मैंने कार रोकी और शीशा नीचे किया। तुम इस वक्त यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो? पता है तुमको कितनी बार फ़ोन किया है मैंने? मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है तुम्हारा? मेरे इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर युग मुझे देखते हुए मुस्कुराते हुए अपना चेहरा खिड़की के पास लाकर कहता है, अरे मेरा मोबाइल पूरी तरह डाउन हो चुका है। मैं यहाँ एक काम से आया था, एक प्लाट देखना था मुझे। तुम यहीं से तो निकलोगी, इसीलिए यहीं मिल जाऊँगा। फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने के कारण तुम्हें बता नहीं पाया। युग गेट खोल के मेरे पास आगे बगल में बैठ गया। मेरी गाड़ी हाईवे पर वापस तेजी से दौड़ने लगी। कौन सा प्लाट देखने आए थे इस सुनसान जगह पर? कल तो तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया था। ड्राइव करते हुए मैंने युग की तरफ देखते हुए पूछा। फिर युग ने बताया कि मेरे एक दोस्त ने कल रात को ही बताया था। जब मुझे पता चला कि वो प्लाट भी तुम्हारे शहर जाने वाले रास्ते में पड़ता है, तो मैंने सोचा जल्दी यहाँ आकर तुम्हारा वेट करूँगा। निकलने की जल्दी में फ़ोन चार्ज में लगाना ही भूल गया, और यदि मैं तुमको देखे बिना ही सीधी निकल जाती तो? मैंने युग से पूछा। जवाब में युग ने कहा, खड़े रहते सुनसान सड़क पर बारिश में भीगते हुए। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, और यदि तुम बिना देखे निकल भी जाती तो कोई और मिल जाती जो मुझे देख अपनी गाड़ी रोक ही लेती और मुझे लिफ्ट दे देती। युग ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ जनाब, ये गलतफहमी दिल से निकाल दो। वो तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, और कोई भी लड़की इस सुनसान हाईवे पर, वो भी रात के वक्त अकेली, कभी किसी लड़के को देखकर अपनी गाड़ी नहीं रोकेगी। क्यों नहीं रोकेगी? जब मेरी तरह एक जवान खूबसूरत लड़का रास्ते पर अकेले मिलता है तो किसी भी लड़की का दिल धड़कने पर मजबूर हो जाएगा। युग मेरी फिरकी लेते हुए बोला, और बदले में मैंने युग से बस इतना ही कहा, ओह। उसके बाद फिर युग बोला, जी हाँ मैडम, सच बोल रहा हूँ मैं। युग की बात सुनकर फिर मैंने युग से कहा, कोई भूतनी या चुड़ैल ही होगी इस वक्त जो इस सुनसान सड़क पर तुमको अकेली मिलेगी और लिफ्ट ऑफर करेगी। जरा संभल कर, ये समय उन्हीं लोगों का होता है बाहर भटकने का, और तुमको पता भी नहीं चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको मूर्ख बनाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर साफ कर दे। मैंने अपनी आंखों की पुतलियों को नचाते हुए तिरछी नज़र से युग की तरफ देखकर हंस दिया। मेरी हंसी सुनकर युग ने जवाब में कहा, अरे ओ मैडम, भूत भूत कोई नहीं होता, सब मन का वहम है। युग मेरी तरफ घूरते हुए बोला। फिर मैंने युग से कहा, तुमको क्या पता कि मैं पुष्पा ही हूँ? हो सकता है कि मैं कोई भूत हूँ। आजकल भूत काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, किसी का भी रूप लेके आपके साथ हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए इस भुलावे में मत रहना कि भूत नहीं होते। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा,
तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। मैं बैग में से अपने फ़ोन को निकालने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ। तभी युग मुझे टोकते हुए कहता है, अरे यार, अब इस फ़ोन को भी अभी आना था। रहने दो, मत उठाओ। बाहर देखो, मौसम कितना ठंडा हो रहा है, कितनी हसीन शाम है। ठंडी ठंडी हवाओं के आगोश में पूरा समा कितना नशीला होता जा रहा है और फ़ोन उठाने जा रही हो। युग की बात सुनकर मैं अपने हाथों को रोक लेती हूँ। दिन ढल चुका था। अंधेरा अब पूरी तरह से अपने शबाब पर आ चुका था। बिजली की चमक के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। हाईवे होने के बाद भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही आ जा रही थी। पानी पड़ने के कारण आगे का कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैंने वाइपर चालू कर दिए। उस सुनसान खामोश वातावरण में वाइपर की आवाज़ स्पष्ट आ रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने खामोशी तोड़ते हुए युग से कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातों को ही सोच रहा हूँ। कौन सी बात? मैंने युग से पूछा। यही बात कि कहीं तुम्हारी बात सच तो नहीं। मतलब कौन सी बात? मैंने आश्चर्य से युग की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे तुम्हारी बात से हल्का हल्का डर लगने लगा है। कहीं तुम सच में कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं, वरना मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना। युग की बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। मिस्टर युग, इतना याद रखो कि कोई भी भूत या चुड़ैल खुद से कभी नहीं बताएगा कि वो भूत है। भूत कभी अपनी पहचान किसी को खुद नहीं बताते। ये तो अपनी अकल से ही पता लगाना पड़ता है कि वह भूत है या इंसान। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि क्या पहचान होती है भूतों की? युग भोला बनते हुए मेरी तरफ मासूमियत से देखते हुए बोला, वैसे तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि सभी भूत एक जैसे ही दिखते हो, पर एक कॉमन बात होती है जो सभी भूतों में पाई जाती है। वो क्या? युग ने उत्सुकता से पूछा। देखा तो नहीं, पर बुजुर्गों से एक बात जरूर सुनी है कि भूत के उल्टे पैर होते हैं। वो लगातार एक टक आपकी ओर नहीं देखते। उनके नाखून भी सामान्य इंसानों की तरह नहीं होते और भूत रात में ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। मैंने भूत के बारे में युग को बताया, लेकिन युग ने कहा कि मैंने तो सुना है कि भूतों के पैर उल्टे नहीं होते। सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते हैं और वो आपसे इस कदर घुल मिल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप किसी भूत के साथ बैठे हो या किसी इंसान के साथ। वो किसी के भी शरीर में घुस जाते हैं और उनकी हरकतों को देखकर लगता ही नहीं कि वो भूत हैं। अपने बाल फैलाकर, आंखें निकालकर, डरावनी शक्ल से तो उनको कोई भी पहचान सकता है, जबकि जो प्रेत होते हैं वो पहले अपना विश्वास कायम करते हैं सामने वाले पर। भूत और प्रेत ये दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। भूत किसी के भी शरीर में घुसकर उसके जरिए मनमानी करते हैं, जबकि प्रेत स्वयं किसी का भी रूप धरने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा डरावनी शक्ल लिए नहीं घूमते, बल्कि वक्त आने पर ही अपने असली रूप में आते हैं। वो किसी के भी शरीर को अपना घर कभी नहीं बनाते, बल्कि खुद एक शरीर धरकर कब आपके सामने आ जाए पता भी नहीं चलेगा आपको। प्रेत के कई प्रकार होते हैं, जिसमें पिशाच सबसे खतरनाक होता है, जो रात में ही निकलता है। वो सूरज की रोशनी में दिन में कभी नहीं आता। पिशाच हमेशा रास्ता भुला देता है, सामने वाले को भ्रमित कर देता है और प्रेत बनना इतना आसान भी नहीं होता है। जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, जैसे जल में डूबकर, जलकर या किसी एक्सीडेंट में, उनमें से 99% प्रेत योनि के पिशाच बन जाते हैं। युग बोले जा रहा था और मैं हैरानी से उसे सुने जा रही थी। मैंने युग से कहा, अरे वाह यार,
तूने तो पूरी पीएचडी कर रखी है भूत प्रेत पर। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा ये टैलेंट। मैंने मुस्कुराते हुए युग की ओर देखते हुए कहा। तभी फिर से मोबाइल बजता है। आवाज़ सुनकर युग मेरे मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए कह देता है, ताकि कोई भी हमें इस हसीन सफ़र में डिस्टर्ब न कर सके। मैं युग की बात सुनकर बिना स्क्रीन पर मिस कॉल देखे ही फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती हूँ। हम लोगों को इस सुनसान सड़क पर चलते हुए काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन वो नाका नहीं आया था जहाँ से हमें गांव के अंदर जाने का कच्चा रास्ता मिल जाए। मैंने कार धीमी करके युग से कहा, बहुत देर हो गई है चलते हुए, पर अभी तक नाका नहीं दिखा। पहले भी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर 2-3 बार, पर इतना वक्त तो नहीं लगता था। लगता है बातों ही बातों में नाका पीछे छूट गया। कोई दिख भी नहीं रहा जिससे पूछा जाए। रात के 9 बज गए। मैं कार रोककर आसपास देखती हूँ। तभी एक बूढ़ा बाबा हमारी कार के पास से छतरी लिए हुए गुजरता है। मैं उनको आवाज़ देकर पास बुलाती हूँ। बूढ़े बाबा खिड़की पर आते हैं। अरे बाबा, ये रामगढ़ गांव का रास्ता किधर पड़ता है? एक नाका आता है, उससे अंदर जाना पड़ता है। बारिश और अंधेरे की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा। तभी वह बूढ़ा आदमी खिड़की के पास आकर कहता है कि बेटी, तुम तो आगे निकल आई हो, नाका तो पीछे छूट गया है। जैसे ही मैंने उसकी ये बात सुनी, मैंने कार वापस मोड़ ली। इतना बड़ा नाका दिखा कैसे नहीं? भले ही बारिश और अंधेरा है, पर वो नाका अलग ही दिख जाता है। वहाँ एक ढाबा भी बना हुआ है जो उस नाके की पहचान है। आश्चर्य है कि मैं वो देख कैसे नहीं पाई, जबकि मैं बराबर सड़क पर ध्यान रखते हुए चल रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे रास्ता पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तभी मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर दिखा। मैं कार को रोककर वहां जाने को होती हूँ। तभी युग मुझे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। बस मैं अभी आई। वो देखो, सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। माथा टेक कर आती हूँ। इस तरह बिना दर्शन किए जाना ठीक नहीं है। मैं उतरकर जाने लगी, पर युग गाड़ी से उतरकर एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। मैं उसे देखकर पूछती हूँ, क्या तुम दर्शन करने नहीं चलोगे? जवाब में युग ने कहा कि नहीं, मैं आज नहाया नहीं। बस इतना कहकर युग और दूर जाकर खड़ा हो गया। मैं अकेले ही मंदिर की ओर चल देती हूँ। मैंने हनुमान जी के मंदिर में जैसे ही माथा टेक कर वापस पलटी, वैसे ही पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है, सावधान बेटी। जैसे ही मैंने आवाज़ की दिशा में पलटकर देखा, वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक गजब का तेज था। सावधान मेरी बच्ची, तेरे प्राण संकट में हैं। मैं समझी नहीं। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। हम व्यर्थ ही नहीं कह रहे। वो जो तेरे साथ तेरा दोस्त है ना, वो तेरा दोस्त नहीं बल्कि एक पिशाच है, जो शहर से ही तेरे साथ आया है। तेरे रूप रंग का मोहित होकर तुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है वो। पर बाबा, पर वर कुछ नहीं बेटी, हमारी बात का विश्वास करो। हम हनुमान भक्त हैं। अपनी सिद्धि से स्पष्ट देख सकते हैं कि तू अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए निकली थी, पर तेरा दोस्त जो तेरे साथ जाने वाला था, उसकी तबीयत खराब होने के कारण वह नहीं आ पाया। तू जब उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसकी तस्वीर देख रही थी, तब यही पिशाच उस पेड़ पर बैठा था। उसने तेरे दोस्त की तस्वीर देख ली थी कि वो दिखने में कैसा है, और तुझे खुद से बात करते हुए भी सुन लिया था। बस वो वहीं से तेरे पीछे लग गया, और आगे चल के इस सुनसान रास्ते पर वो तुझे मिला। वो एक छलावा है, प्रेत है, जो किसी का भी रूप में आ सकता है।
अपना फ़ोन चालू करके देखो। असली युग यानी तुम्हारा दोस्त युग, उसने तुम्हें फ़ोन भी किया था जो तुमने उठाया ही नहीं। तुम्हें रास्ता भटकाने वाला भी वही है। वो तुझे सुनसान जगह जंगल में ले जाकर मार डालना चाहता है। वो नर पिशाच खून पीता है। तू खुद देख सकती है कि वो यहाँ हनुमान जी के मंदिर में क्यों नहीं आया तेरे साथ, और उल्टा दूसरी तरफ मुंह करके दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो नर पिशाच है। उन बाबा की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी मुझे उसकी वो सभी बातें याद आती हैं। मेरे कानों में बाबा जी के शब्द और युग रूपी पिशाच दोनों की बातें ही गूंजती है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं इतनी देर से एक प्रेत के साथ सफ़र कर रही थी। मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ जाती है। मैं काफ़ी डर जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ। तभी बाबा जी कहते हैं, डर मत मेरी बच्ची, तू दिल की बहुत भोली है। तूने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भोली मासूम है, तभी प्रभु ने तुझे अपना चमत्कार दिखा दिया कि तेरी दृष्टि उनके मंदिर पर पड़ गई, ताकि तू दर्शन करने यहाँ आए और इसी बहाने कुछ समय उस पिशाच से दूर रहे और तुझे सत्य का पता चल सके। ये हनुमान जी का चोला चढ़ाने वाला मंदिर है। ये लो हनुमान जी का चढ़ाया हुआ चोला और उनके चरणों में अर्पित सिंदूर। इसे अपने पास रख और सीधी चली जा। कुछ दूरी पर तुझे वो नाका खुद ही दिख जाएगा, जिससे तू अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। पर तनिक सावधानी से, वो प्रेत तुझे डराने और तेरा रास्ता रोकने का प्रयास करेगा, पर तू डरना नहीं। जब तक तेरे पास ये पवित्र सिंदूर है, वो तुझे छू भी नहीं पाएगा। बस दूर से डराने का प्रयास करेगा, ताकि तू डर जाए और घबराहट में कुछ भी कर दे। पर तू किसी भी कीमत पर डरना मत। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे हनुमंत लला। जा अब जल्दी गाड़ी चालू कर और निकल जा। उसकी तरफ देखना भी मत, सीधी चली जा। परम राम भक्त का आशीर्वाद तेरे साथ है। बाबा की बात सुनकर मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कार की तरफ जाती हूँ। वो पिशाच गाड़ी से दूर उल्टी दिशा में मुँह करके खड़ा था। मैं चुपके से गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठकर कांपते हुए हाथों से गाड़ी को स्टार्ट करती हूँ, पर हड़बड़ाहट में चाबी नीचे पायदान पर गिर जाती है। उधर आवाज सुनकर युग बना हुआ पिशाच पलटकर मेरी तरफ आता है। मुझे गाड़ी को स्टार्ट करते हुए देख लेता है। मैं घबराते हुए नीचे झुककर चाबी उठाने की कोशिश करती हूँ। इधर वो गाड़ी की तरफ लपकता है। मेरी घबराहट और बढ़ जाती है। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगती है। दिल की धड़कन सारी सीमाएं तोड़ देती है। एक हाथ से गाड़ी का गेट अंदर से बंद कर देती हूँ। बाहर वो पिशाच खिड़की के पास आकर कांच को ठोकने लगता है। इधर मैं अपने हाथों की उंगलियों से नीचे गिरी चाबी को उठाने का प्रयास करती हूँ। बुरी तरह से हांफते हुए मैं जैसे तैसे चाबी को उठाती हूँ। उधर वो पिशाच अपने असली रूप में आ चुका था। वो बुरी तरह कांच को बाहर से अपने खूनी पंजों से ठोकता रहता है। मैं गाड़ी स्टार्ट कर भागती हूँ। मेरे मुंह से घबराहट में हिचकियाँ निकलने लगती हैं। वो पिशाच अब भी गाड़ी के कांच से चिपका हुआ बार बार मुझे डराने का यत्न करता है। मैं बदहवास सी तेज स्पीड में गाड़ी भगाई जा रही थी। तभी वो पिशाच आगे स्टीयरिंग के सामने कांच के बाहर अपने दोनों हाथों से कांच को खुरचने लगता है। उसके लंबे लंबे नाखून देख मेरी डर के मारे सांसें अटकने लगती हैं। मुझे सामने का कुछ नहीं दिखता, बस मैं बदहवासी गाड़ी को भगाए जा रही थी। वो पिशाच कभी गाड़ी की साइड में तो कभी सामने कांच पर तो कभी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह से आवाज करते हुए लिपट रहा था
और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल खूनी आंखें मुझे ही घूरे जा रही थी। गाड़ी उस सुनसान सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर डोलते हुए बेतहाशा भागे जा रही थी। मैं बुरी तरह हांफते हुए अपने कांपते हाथों से कार को ड्राइव किए जा रही थी। बाहर वो शैतान घुर्राते हुए बड़े भयानक रूप में कार से बुरी तरह लिपटा हुआ मेरा पीछा करता है। वो गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। खोल दरवाजा। मुझे लिए बिना तू कैसे जा सकती है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत देर सब्र रखे बैठा रहा तेरे साथ। रात के अपने सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि तेरा खून पीकर तुझे अपना जैसा बना सकूं। तू बच नहीं सकती। भयंकर डरावनी आवाज निकालता वो पिशाच गाड़ी को बाहर से बुरी तरह ठोक रहा था। अपने लंबे भयानक नाखूनों से खरोच रहा था। तभी अचानक मेरे मन में एक बात आती है। मैंने जल्दी से गाड़ी में स्पीकर ऑन कर हनुमान चालीसा तेज तेज स्वर में बजाने लगती हूँ और तुरंत बाबा जी वाली पुड़िया निकाल कर वो हनुमान जी का सिंदूर कार के कांच और छत पर अंदर से जो ही लगाती हूँ, वो पिशाच कर्राती हुई आवाज़ करते हुए रोते हुए कार से अपनी पकड़ ढीली करने लगता है और भयानक अंदाज में रोते हुए गायब हो जाता है। अब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बारिश में झिंगूरों और मेंढकों की आवाज़ वातावरण के सन्नाटे को चीर रही थी। तेज हवा से सड़क किनारे खड़े पेड़ साएं साएं करते हुए बुरी तरह हिल रहे थे। कुछ देर बाद वो नौका भी आ गया। मैंने सीधी गाड़ी अंदर कच्ची सड़क पर कर ली और गांव में शादी वाले घर पहुंचकर ही दम लिया। बहुत देर तक तो मेरी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो देखा कि युग के मिस कॉल उसमें मौजूद थे। हिम्मत करके मैं गाड़ी से उतरकर सीधी मंडप में चली गई। बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो चुका था। ठंडे मौसम में भी मैं पसीने से तरबतर थी। मन ही मन भगवान हनुमान जी का और उन तेजोमय सिद्ध पुरुष का धन्यवाद करती हुई मैं शादी अटेंड करने लगी। जो भी हनुमान जी का सच्चा भक्त है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो और अगर आप हनुमान भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।